Good morning students. In the last class we discussed about internal check कि internal check क्या होता है और different transactions को लेकर internal check के अंदर क्या ध्यान में रखना होता है. आज हम डिस्कस करेंगे as regards to cash के रिगार्डिंग जो है internal checking सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए. तो इसके अंदर हम कैश के अंदर 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे. कैश बुक, कैश सेल्स, कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स. सबसे पहले बात करते हैं कि कैश बुक के केस में जो हमारी इंटरनल चेकिंग है उसमें क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है. पहली तो क्या चीज़ है कि जो हमारा कैशियर है जो कैश बुक बना रहा है उसको एक्सेस नहीं होना चाहिए बाकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का. सही बात है. और जो बाकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहा है उसे कैश बुक का एक्सेस नहीं होना चाहिए. एक इंसान दो काम एक जैसे रिलेटेड नहीं कर सकता. सेकंड क्या है कि एक ऑथराइज्ड पर्सन ही, एक ऑथराइज्ड ऑफिशियल ही ये रिसीट्स, बिल्स, ड्राफ्ट, चेक्स इन सब को खोलेगा और जैसे ही ये खुल जाएंगे एक लिस्ट बनेगी इन सारी रिसीट्स की और उनको कैश डिपार्टमेंट को हम भेज देंगे. कैशियर के साइन होने चाहिए इस लिस्ट के ऊपर ताकि प्रूफ हो कि ये सारी चीज़ें ही मिली थी. अगर लिस्ट आप नहीं बनाते तो एक डायरी मेंटेन कर लीजिए. वो आपके ऊपर है कि आप लिस्ट बनाते हैं या डायरी बनाते हैं. तीसरा क्या है कि जो भी रिसीट, जो भी रसीद आप इशू करोगे वो प्री प्रिंटेड रिसीट बुक से ही इशू करोगे. पहले से प्रिंटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी छपवाती हैं रिसीट बुक्स, तो वो पहले से छपवाई हुई रिसीट बुक में से ही आप अपनी रिसीट को इशू कर सकते हो. ठीक है. ये रिसीट इशू कौन करेगा? एक ऑफिशियल कैश डिपार्टमेंट से ही. अच्छा, इनके ऊपर सीरियल नंबर्स लगे होते हैं. क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने पहले से ही अपनी छपवाई हुई हैं. अगर कोई ब्लैंक रिसीट है, कोई खाली रसीद है, तो उन्हें आप अपनी तिजोरी में या अपनी सेफ कस्टडी में संभाल कर रखेंगे. अच्छा, कोई रॉन्ग रिसीट हो जाती है, कोई गलती से आपसे गलत रसीद कट जाती है, तो आप उसे कैंसिल करेंगे, फाड़ेंगे नहीं. ये मेक श्योर करना है बेटा. ये आगे काफ़ी केसेस में, चाहे चेक का केस हो चाहे किसी का भी हो, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसे कैंसिल कर दीजिए, लेकिन आप उसको फाड़ नहीं सकते, उसे टीयर नहीं कर सकते. ऑल द रिसिप्ट शुड बी डिपॉजिटेड एवरी डे इन द बैंक. आज आपको कोई पैसा मिला है, आज की आज ही उसे बैंक में डिपॉजिट कीजिए, कल का वेट मत कीजिए. क्यों? क्योंकि बीच में अगर चोरी हो जाए, कहीं छेड़खानी हो गई, कोई भी एरर हो गई तो उसकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी. अच्छा, कई बार क्या होता है, ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे वैसे तो, लेकिन ट्रैवल एजेंट्स को कई बार हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे पेमेंट कलेक्ट कर लीजिए. तो इस वक्त ये बात ध्यान रखनी कि ट्रैवल एजेंट के पास ना ये परमिशन नहीं होती कि वो फाइनल रसीद काट दे. वो एक अंतरिम रसीद ही दे सकता है. फाइनल रिसीट हमेशा कैश डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ही देगा. कस्टमर से एक और चीज़ कही जाती है कि जब भी वो कोई कैश, एक तो ये पहले तो ट्राई कीजिए कि जितनी भी पेमेंट्स हैं वो सारी बाय चेक ही की जाएं और जो चेक है वो क्रॉस कर दिया जाए इशू करने से पहले, यानी वो नॉन, ऐसा नहीं है कि कोई भी अपना चेक कैश करा ले. मैंने आपको बताया जितनी भी पेमेंट्स हैं कोशिश कीजिए कि आप उसको बाय चेक ही करें और जो ब्लैंक चेक्स हैं चेकबुक के उनको आप अपनी तिजोरी में सेफ कस्टडी में संभाल के रखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. अगर आपके पास ब्लैंक चेक्स आ जाते हैं तो आप उस पर कोई भी अमाउंट फिल करके या झूठे साइन फॉर्ज करके और पैसा निकाल सकते हैं. जितनी भी पेमेंट्स हैं, जो भी पेमेंट कर रहे हैं वो अप्रूव्ड होनी चाहिए एक ऑथराइज्ड ऑफिसर के द्वारा ही. अगर आपकी पेमेंट 500 रुपये से ज़्यादा है तो आप 1 रुपये की रेवेन्यू स्टैंप भी उसके ऊपर लगा के रखेंगे. अच्छा, एक BRS बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ज़रूर बनाते रहें टाइम टू टाइम, ताकि आप चेक कर लें कि जो बैलेंस एज पर पासबुक है वही बैलेंस एज पर कैश बुक है या कोई एरर्स आ रही हैं. सरप्राइज वेरिफिकेशन भी आप कर सकते हैं कैश की. एक ऑथराइज्ड पर्सन आए बीच बीच में और कैश की वेरिफिकेशन कर ले, ताकि एम्प्लॉयज़ पर चेक रहे कि ऐसा नहीं है कि जो कैश, कोई चेकिंग होगी ही नहीं हमारी कि कोई भी कैश दिखा दे. हम जितना कैश आपके पास पड़ा है और जितना आप बुक्स में दिखा रहे हो उसकी वेरिफिकेशन हो सकती है. सेकंड है बेटा कैश सेल्स एंड इंटरनल चेक. अगर सेल्स जो हैं वो कैश में हो रही हैं तो चांसेस फॉर्जरी के, धोखाधड़ी के, गड़बड़ी के बढ़ जाते हैं.
तो हम जानेंगे कि कैश की सेल्स किस किस तरह से हो सकती हैं। 3 तरह से हो सकती हैं बेटा। पहला है सेल्स एट द काउंटर। सेल्स एट द काउंटर का क्या मतलब है, जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग हाउसेज होते हैं ना, उसमें उनकी फैक्ट्री के जस्ट बाहर एक शॉप लगा देते हैं वो, जो कैश सेल्स के लिए कि आप आइए पैसा दीजिए और सामान यहाँ से खरीद लीजिए। इस तरह की शॉप्स को, इस तरह की सेल्स को हम शॉप सेल्स या सेल्स एट दी काउंटर भी कहते हैं कि काउंटर पर ही हमने सेल की है। तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क, सेलिंग का काम बांट दो। जैसे सेल कोई और करेगा, पेमेंट कोई और लेगा, सेल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई और रिकॉर्ड करेगा और बायर को जो गुड्स हैं वो कोई और देगा। दूसरा क्या है, सिक्योरिटी। जो भी इंसान इस तरह की सेल्स में कैश को हैंडल कर रहा है उसे कोई सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। क्यों कि अगर उसने कभी कोई फ्रॉड किया, कुछ और किया, तो उसकी जो सिक्योरिटी है वो हम कब्जा कर लें। जैसे कहते हैं ना, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी, तो उसकी सिक्योरिटी, उसकी जमानत हम कब्जा कर लें। प्रोसीजर क्या होता है इस तरह का। सबसे पहले है डिस्प्ले ऑफ गुड्स। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उनके अंदर बहुत सारे सेल्समैन वो अपॉइंट करते हैं। उनका क्या काम है, उनका काम है कि जो कस्टमर्स आएंगे उनको गुड्स दिखाना, कि कस्टमर को किस चीज़ की ज़रूरत है उस हिसाब से उनको गुड्स दिखाना और उनको बेचना। जो गुड्स कस्टमर सेलेक्ट करेंगे उसे आप अलग से रख लेंगे और उसमें से फाइनल सिलेक्शन करवा देंगे। मेकिंग एंड इशूइंग ऑफ बिल और रिसीट। अब जैसे ही सेल्समैन को पता चल गया कि ये सामान फाइनल है, हमें खरीदना है, तो सेल्समैन क्या करेगा, बिल या रिसीट की 4 कॉपीज़ बनाएगा। क्या क्या करेगा वो उन 4 कॉपीज़ का, एक कॉपी सेल्समैन खुद अपने पास रखेगा, एक कॉपी बायर, 3 कॉपीज़ बायर के पास जाएंगी, जिसमें से बायर एक कॉपी कैशियर को देगा, एक गेट कीपर को देगा और एक बायर खुद रखेगा। कैसे करना है इसको अभी डिस्कस करते हैं। इसके बाद है पेमेंट ऑफ अमाउंट। रिसीट बन गई, रिसीट आपको मिल गई। इसके बाद आप क्या, अभी तक गुड्स नहीं मिले हैं आपको, गुड्स अभी परचेज डिपार्टमेंट से पैकिंग डिपार्टमेंट तक जा रहे हैं, धीरे धीरे वो आप तक पहुंचेंगे। तो आप क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करने के लिए आपके पास 3 कॉपीज़ थी बिल की, तो उसमें से एक कॉपी, आप तीनों कॉपीज़ जो है वो कैशियर को दे देंगे। कैशियर उन तीनों कॉपीज़ पे पेड, कैश रिसीव्ड की स्टैंप लगा देगा, एक कॉपी अपने पास रख लेगा और 2 कॉपीज़ आपको दे देगा। इसके बाद होगी बेटा डिलीवरी ऑफ गुड्स। जब आपने पेमेंट कर दी उसके बाद आप पहुंचेंगे, जो आपका मेन गेट कीपर है, जो मेन गेट पर बैठा है, उसको दिखाएंगे अपनी स्टैम्प्ड रिसीट कि देखो भाई मैंने पेमेंट कर दी है, कैश रिसीव्ड की स्टैंप लग गई है, अब आप मुझे मेरा सामान दे दीजिए। तो जो गेट कीपर है, जैसे ही उसे रिसीट मिलेगी कि भाई कैश रिसीव हो चुका है, वो गुड्स की डिलीवरी दे देगा और जो बायर की रसीद थी उसके ऊपर गुड्स डिलीवर्ड की स्टैंप लगा देगा, कि कल को बायर आकर ये ना कहे कि मुझे तो पेमेंट मिली ही नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। तो बायर को गुड्स डिलीवर्ड की स्टैंप लगा देगा कि हमारी तरफ से हमने आपको पैसा दे दिया। इसके बाद है चेकिंग ऑफ सेल्स एंड इट्स अकाउंटिंग। अब मैंने आपको बताया कि 4 रिसीट बनी थी, एक रिसीट तो बायर ने ले ली, बाकी 3 कहाँ कहाँ गई थी, एक कैशियर के पास थी, एक सेल्समैन के पास थी, एक गेट कीपर के पास थी। तो ये तीनों अपनी अपनी रसीद से जितनी भी दिन की ट्रांजैक्शंस होंगी, सारी ट्रांजैक्शंस अपने अकाउंट की डिटेल लिस्ट बनाएंगे और वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भेज देंगे। तीनों लिस्ट से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि कैशियर ने कोई चीज़ स्किप कर दी तो वो सेल्समैन की में होगी या गेट कीपर के में होगी। तो उससे क्या होगा, जब 3 लोग बना रहे हैं तो वेरिफिकेशन पॉसिबल है। क्या ध्यान रख सकते हैं आप और चीज़ें जो आप कंसिडर करें, ये जो रिसीट होंगी, रसीद होंगी, ये प्रिंटेड फॉर्म में होनी चाहिए। अगर इसके अंदर कोई भी डिटेल्स आप चेंज कर रहे हैं तो सिग्नेचर करवाने पड़ेंगे। ये चीज़ यू मेक श्योर कि कोई भी डिटेल्स के अंदर अगर चेंजेस हो रहे हैं तो आप इनिशियल साइन करवा लीजिए जिस इंसान ने वो चेंज किए हैं। कैशियर को बीच बीच में छुट्टी पर भेज दीजिए। क्यों, क्योंकि अगर कैशियर छुट्टी पर जाएगा तो उसके पीछे से उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जाँच की जा सकती है। और एम्प्लॉयज़ को भी अलग अलग जगह रोटेट करते रहिए, एक एम्प्लॉय को एक ही काम बहुत लंबे समय तक मत दीजिए। अगला है सेल्स बाय ट्रैवलिंग एजेंट्स। तो ट्रैवलिंग एजेंट्स कौन होते हैं, कई बार जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, वो ऐसे एजेंट्स अपॉइंट करती हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपके घर भी आते होंगे, मैम हम XYZ कंपनी से हैं और आपको ये प्रोडक्ट दिखाने आए हैं। तो इनका काम क्या होता है
कि कंपनी के गुड्स को की पब्लिसिटी करना, और अगर किसी कस्टमर को कोई चीज़ पसंद आती है तो उनसे उसके ऑर्डर ले लेना। तो इनके पास पूरी डिटेल्स होती है, मैम ये हमारी कंपनी का कार्ड है, ये हमारे सैम्पल्स हैं, आप देख लीजिए, ये हमारी प्राइसेस हैं, सारी डिटेल्स होंगी। तो कई बार क्या होता है कि वैसे तो ये सिर्फ ऑर्डर लेते हैं, लेकिन कई बार इनको ये अथॉरिटी भी दे देते हैं कि भाई आप पेमेंट भी ले आओ अगर कोई देना चाहता है तो, और हम फाइनल गुड्स उनको दे देंगे। तो कई बार ये पेमेंट भी ले आते हैं, तो उस टाइम क्या खतरा है, ट्रैवलिंग एजेंट ने कस्टमर से पेमेंट ले ली, सपोज 50,000 की पेमेंट ले ली, लेकिन कंपनी में आके वो कह रहा है 40,000 की पेमेंट ली मैंने कस्टमर से, तो ऐसी धोखाधड़ी भी तो हो सकती है ना। तो इसके लिए आपको इंटरनल चेकिंग में क्या क्या करना चाहिए। पहला क्या है, डिपॉजिटिंग डेली कलेक्शन इनटू बैंक। हर रोज़ आपने जो पेमेंट ली कस्टमर्स से उसको हर रोज़ आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे। अगर बैंक के टाइमिंग बंद हो गया है उस टाइम, तो नेक्स्ट डे आप जल्दी से जल्दी उसे बैंक में डिपॉजिट करेंगे। अच्छा, जो ट्रैवलिंग एजेंट है ना, उसको सिर्फ अंतरिम रसीद देने की ही परमिशन है, तो वो सिर्फ इंटरिम रिसीट इशू कर सकता है बायर को कि मैंने आपसे ये पेमेंट ले ली है। लेकिन कन्फर्मेटरी रिसीट कौन इशू करेगा, कैशियर ही इशू करेगा, ऑर्गेनाइजेशन का कैश डिपार्टमेंट ही, हेड ऑफिस ही इशू करेगा। तो जब इंटरिम रिसीट इशू हो गई, उसके बाद ट्रैवलिंग एजेंट जाकर बताएगा हेड ऑफिस में कि ऐसे ऐसे इस कस्टमर ने मुझे पेमेंट दी है और आप इसको कन्फर्मेटरी रिसीट इशू कर दीजिए कि आपकी पेमेंट हमें मिल गई है, हम आपको गुड्स अब पहुंचा देंगे। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। अच्छा बेटा, एक अकाउंट स्टेटमेंट भी जो है डेटर्स की, क्रेडिटर्स की, वो समय समय पर आप उनको भेजते रहिए, ताकि जो हमारे देनदार हैं उनको एक रिमाइंडर मिल जाए कि आपको अभी इतना पैसा हमें देना है, तो उनको ये बात एक रिमाइंडर की तरह से मिल जाए। नो परमिशन ऑफ डिडक्शन। इसका क्या मतलब है, अब ये मानकर चलो सपोज ट्रैवलिंग एजेंट लेकर आया 10,000 रुपये पेमेंट के, वो कहते यार मैं इतनी दूर गया भी, मेरा भी तो कोई खर्चा हुआ होगा, मेरा भी तो आने जाने का खर्चा था, मुझे भी तो कोई कमीशन मिले, 2,000 रुपये मैंने अपनी जेब में रख लिए और 8,000 रुपये मैं बायर के जाकर दे दूँ। ऐसा ट्रैवलिंग एजेंट को अलाउड नहीं है, उसे कोई परमिशन नहीं है कि बायर की मनी में से वो कोई पैसा डिडक्ट करके अपने पास रख ले। उसके जो ये खर्चे हैं वो सेपरेटली हेड ऑफिस उसे अलग से देगा, पर वो बायर के पैसों में से काट नहीं सकता। कॉरेस्पॉन्डेंस विद दी कस्टमर्स। कस्टमर्स के साथ भी बेटा उन्हें पत्र व्यवहार करना चाहिए। किस तरह के कस्टमर्स से, सपोज आपके कोई बहुत लंबे समय से कस्टमर चले आ रहे हैं, 10 साल से, हर साल कुछ मंगवाते हैं, हर 2 महीने में कुछ मंगवाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने 8-10 महीने हो गए कुछ नहीं मंगवाया, तो उनसे भी बेटा रिटर्न में एक लेटर डाल लीजिए या फ़ोन पर बात कर लीजिए या लिखित में एक बार उनसे बात कर लीजिए कि क्या बात आपने हमसे कुछ मंगवाया नहीं। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने ऑर्डर तो किया था लेकिन ट्रैवलिंग एजेंट ने जो पैसे हैं वो अपनी जेब में रख लिए और ऑर्डर कंपनी को दिया ही नहीं। और लास्ट क्या है कि जो ट्रैवलिंग एजेंट्स हैं इनका एरिया रोटेट करते रहिए, चेंज करते रहिए, ताकि कोई फ्रॉड कमिट होने के जो चांसेस हैं वो कम से कम रहे। तीसरा है बेटा पोस्टल सेल्स, यानी हम डाक द्वारा कोई अगर बिक्री कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, पोस्टल सेल्स के अंदर कस्टमर को पेमेंट पहले करनी पड़ती है गुड्स रिसीव होने से। क्यों? क्योंकि पोस्टमैन इशू ही नहीं करेगा गुड्स जब तक उसे पेमेंट नहीं मिली होगी। तो इसमें आपको क्या क्या मेक श्योर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक अलग रजिस्टर लगाइए, जो गुड्स पोस्टल सेल्स के थ्रू सेल हुए हैं उनके लिए एक अलग रजिस्टर लगेगा और इसमें सारी डिटेल्स नोट करोगे। कौन आपका बायर है, उसका क्या नाम है, क्या एड्रेस है, कितना ऑर्डर किया है, कितने पैसों का ऑर्डर किया है, किस दिन उसे डिलीवरी मिल जाएगी, उसके ऑर्डर का क्या नंबर है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस रजिस्टर में मेंटेन की जाएंगी। दूसरा है अकाउंटिंग ऑफ पोस्टल रिसीट्स। पोस्टल रिसीट्स, अगर आपको कोई भी पैसा मिला है, कई बार क्या होता है आप वीपीपी के थ्रू सेल करते हो। वीपीपी का क्या मतलब है, वैल्यू पेएबल पोस्ट, बेसिकली ये कैश ऑन डिलीवरी का मतलब है। तो कैश ऑन डिलीवरी जब हो गई उसके बाद आपको कोई मनी मिली, पैसा मिल गया, तो उसे आप लेजर के अंदर रिकॉर्ड कर लोगे। और कई बार हम क्या करते हैं, एडवांस मनी लेते हैं। जैसे मैंने आपको 10,000 रुपये का सामान बाय पोस्ट भेजना है, भाई आप 2,000 रुपये तो मुझे एडवांस में दो और बाकी 8,000 रुपये आप पेमेंट के बाद दे देना। तो अगर हमने कोई एडवांस में पैसा ले लिया है तो उसे भी हम अपने रजिस्टर में नोट कर लेंगे। तीसरा है अकाउंटिंग ऑफ गुड्स रिटर्न्ड। कई बार क्या होता है
कि गुड्स जो है कस्टमर को नहीं पसंद आए, नहीं समझ आए, उनकी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से नहीं आए, तो वो गुड्स को वापस भेज देते हैं। तो अगर गुड्स पोस्ट ऑफिस जो है वो आपको वापस भेज रहा है तो उसकी एंट्री भी सेल्स रजिस्टर के अंदर एज रिटर्न आप करोगे। चौथा है चेकिंग ऑफ कैश बुक एंड वीपीपी रजिस्टर। जो आपका सेल्स रजिस्टर है उसको डिटेल में चेक करेंगे और उसकी चेकिंग के आप काम एक सीनियर ऑफिसर को दीजिए। क्यों? क्योंकि सेल्स रजिस्टर के अंदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो एक एक्सपीरियंस्ड एक सीनियर ऑफिसर ही इसकी चेकिंग करे। फिर जो आपका सेल्स रजिस्टर है उसको आप कैश रजिस्टर से कंपेयर कीजिए कि आपने वीपीपी पोस्टल सेल्स के अंदर जितनी एंट्री की हैं उसे आप कैश रजिस्टर की एंट्री से कंपेयर कीजिए कि कोई चीज़ आपने इधर उधर मिस तो नहीं कर दी है। और लास्ट क्या है? रिकॉर्ड ऑफ पोस्टल एक्सपेंसेस। अब जब आप कोई चीज़ बाय पोस्ट सेंड कर रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस का भी कुछ खर्चा होता है गुड्स को इधर से उधर सेंड करने में। तो गुड्स जो पोस्ट ऑफिस का खर्चा है उसके लिए जो पोस्टल एक्सपेंसेस हैं उसके लिए आपको एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा जिसके अंदर आप इनके रिकॉर्ड्स इनकी अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे। इसके बाद है कैश रिसीट्स एंड इंटरनल चेक। जब आप कैश रिसीव कर रहे हैं उसको लेकर आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला है कि एक अलग से सेपरेट इंसान एम्प्लॉय कीजिए जिसका काम क्या है, कैश रिसीट्स के लिए ही उनका काम है। जैसे ही कैश रिसीव हुआ उसे कैश बुक में एंटर कीजिए। और कोई भी इंसान कैश को ज़्यादा समय तक अपने पास नहीं रख सकता, या कैश उसको रिसीव हुआ उसमें से उसने अपने खर्चे निकालने शुरू कर दिए, ऐसा वो नहीं कर सकता। अच्छा, इन कैश रिसीट्स की या इन जो भी आपको रिसीव हुआ है, कोई आपको चेक रिसीव हुआ है, कोई बिल रिसीव हुआ है, कोई ड्राफ्ट रिसीव हुआ है, कोई कैश रिसीव हुआ है, ये सारी चीज़ों की जो रिकॉर्डिंग है वो एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ही करेगा। तो एक इंसान का आप ड्यूटी लगा दीजिए जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन चीज़ों की रिकॉर्डिंग करेगा। तीसरा है कैश रिसीव। एक दिन में जितना कैश आपको रिसीव हुआ उसे आप उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बेटा। क्यों? अगर आपने अपने पास पैसा रख लिया और उस दौरान पैसे की कोई भी गड़बड़ी हो गई, फ्रॉड हो गया, कुछ भी पैसा निकल गया, मिस अप्रोप्रिएट हो गया, चोरी हो गई, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। इसके बाद है द पार्ट ऑफ पे इन स्लिप। जो बैंक ने रिटेन कर ली है वो कैशियर फिल करेगा और उसका काउंटर फॉइल कौन फिल करेगा? जिसने रसीद इशू की थी। पे इन स्लिप क्या होती है? आप कई बार बैंक में जाते हैं पेमेंट करने, कोई भी अमाउंट आप बैंक में डिपॉजिट करवाने जाते हैं, पेमेंट करने जाते हैं, तो आप एक स्लिप भरते हैं जहां आप अपनी सारी डिटेल्स भरते हैं। आप ये भी लिखते हैं कि 2000 के कितने नोट थे, 100 रुपये के कितने नोट थे, 50 रुपये के कितने नोट थे। तो जो पे इन स्लिप है उसकी ऐसे कॉपीज होती हैं, आपने देखा छोटे छोटे ऐसे वो लगी हुई होती हैं डॉट्स डॉट्स, जिसको आप आधा फाड़ लेते हैं। तो आधा पार्ट बैंक रिकॉर्ड करेगा, बैंक अपने पास रखेगा जो कैशियर ने फिल किया होगा, और उसका काउंटर फॉइल जो बचा हुआ पार्ट है वो ऑफिशियल फिल करेगा जिसने रिसीट इशू की है। ऐसा ना हो कि उसका पीएन फिल करने लग रहा है रास्ते में जाता हुआ कि यार ये पैसे दे आइयो, जा तू फिल कर दे। वो तो 10,000 रुपये में से 1,000 रुपये निकाल के 9,000 रुपये ही फिल कर दे। तो ऐसा नहीं हो सकता। जो पार्ट आप खुद भेज रहे हैं पेमेंट के लिए वो जिसने रिसीट इशू की है वही ऑफिसर फिल कर सकता है, उसके बिहाफ पर और कोई फिल नहीं कर सकता। अच्छा, जो कैश और जितने भी और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको कौन लेकर जाएगा बैंक में? कोई और एम्प्लॉय लेकर जाएगा जिसने अकाउंटिंग एंट्रीज की हैं, वो उनको बैंक में नहीं लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं बैंक से निकालते हुए उनकी चोरी कर लूंगी, तो मैं तो एंट्री 9,000 की कर लेती हूँ और बैंक में भी 9,000 जमा करा जाती हूँ, 1,000 मेरी जेब में। तो एंट्री कोई और करेगा और बैंक में डिपॉजिट कोई और करेगा। अच्छा, स्पेशल रिसीट इशू करनी पड़ेगी कैश रिसीव्ड की। आपको जो कैश रिसीव होता जा रहा है उसकी रसीद इशू करते जाएं। रसीद के ऊपर नंबर होना चाहिए और ये वो इंसान लिखेगा जो कैश बुक का काम नहीं कर रहा है। मेन इंटरनल चेकिंग के अंदर यही चीज़ है, मैं शुरू से बताती आ रही हूँ कि एक इंसान सारे काम नहीं करेगा। तो जो कैश बुक का काम कर रहा है वो रसीद नहीं काटेगा, जो रसीद का काम कर रहा है उसके हाथ में कैश नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, जो लोगों से हमने कैश रिसीव किया है उनको एडवाइस करो, सलाह दो कि भाई आप हमसे रसीद ज़रूर से ज़रूर लें। और कौन सी रसीद लें?
सिर्फ वही रसीद लें जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रिंटेड रसीद है। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल रिसीट बुक है। अगर रसीद के अंदर कोई भी गलती हो जाती है तो आप उसे फाड़ेंगे नहीं, रादर आप उस पर कैंसिल लिख देंगे, आप उसे कैंसिल कर देंगे। अच्छा, कैशियर को आपको छुट्टी देनी पड़ेगी, उसे आपको कहना पड़ेगा कि भाई साल में एक बार तो कम से कम आप छुट्टी पर जाइए। क्यों? कई बार क्या होता है, कैशियर ने कोई फ्रॉड कर रखा होता है, वो छुट्टी पर ही नहीं जाता, उसे लगता है मैं चला गया तो मेरे पीछे से मेरी सारी बुक्स चेक हो जाएंगी। तो क्या कीजिए, कैशियर को कंपलसरी छुट्टी दीजिए साल में एक बार, और जब वो गया हुआ उसके पीछे से उसकी सारी बुक्स चेक कीजिए। और क्या कर सकते हैं, सरप्राइज वेरिफिकेशन क्या कर सकते हैं, किस चीज़ की, कि जो कैश एक्चुअल में पड़ा है और जो कैश रजिस्टर में कैश लिखा हुआ है उसके बीच में आप चेकिंग कीजिए कि क्या दोनों जगह सेम कैश है। ऐसा तो नहीं रजिस्टर में तो हम लिख रहे हैं कि भाई 10,000 रुपये पड़े हैं और असली में देखो तो पैसे पड़े हैं सिर्फ 6,000, तो बाकी कहाँ गए, चोरी हो गए। तो इसीलिए आप बीच बीच में एक वेरिफिकेशन सरप्राइज जांच भी कर सकते हैं। इसके बाद है कैश पेमेंट को लेकर इंटरनल चेकिंग के अंदर हम क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखेंगे। कोशिश कीजिए कि सारी पेमेंट्स बाय चेक हों, कैश के थ्रू कम से कम ही पेमेंट हो। दूसरा क्या है, पेमेंट को ऑर्डर कौन कर सकता है कि पे कर दीजिए। आप जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में ये कहा गया कि यार हमने ये सामान खरीदा है तो बी ऑर्गेनाइजेशन को ये पेमेंट करनी है, तो क्या मैं कह सकती हूँ, क्या कोई पीएन कह सकता है? नहीं। तो पेमेंट का ऑर्डर कौन दे सकता है? सिर्फ एक ऑथराइज्ड पर्सन ही दे सकता है। ये ऑथराइज्ड पर्सन कोई पार्टनर हो सकता है, एमडी हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, कोई भी हो सकता है इनके अंदर से, लेकिन इसको अथॉरिटी होगी, इसको पावर होगी पेमेंट ऑर्डर करने के लिए। जो एम्प्लॉय पेमेंट दे रहा है वो कैश बुक से एसोसिएटेड नहीं होगा, जो एम्प्लॉय कैश बुक बना रहा है वो पेमेंट नहीं करेगा। एक एम्प्लॉय इस तरह के दोनों काम नहीं कर सकता। सपोज हमने कोई एडवांस पेमेंट कर दी, पहले ही पेमेंट कर दी, जब टाइम आने से पहले ही हमने उसकी पेमेंट कर दी, तो उसको आपको पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अच्छा, कोशिश कीजिए कि पेमेंट जो आपने कर दी है उनके लिए आप रिसीट, साइंड रिसीप्ट ले लें। यानी अगर आपने एक कंपनी को पेमेंट की है तो उस कंपनी को कहिए कि आप हमें रसीद दे दीजिए कि हमने आपको पेमेंट कर दी है। जो मंथली पेमेंट्स हैं, जो हर महीने पेमेंट होती है, जैसे सैलरी है, तो सैलरी हमेशा प्री डिसाइडेड डेट पर ही आप पे कीजिए। अगर आपने डिसाइड किया कि हर महीने की 7 तारीख को सैलरी देनी है तो हर महीने की 7 तारीख को ही देनी है, उससे आगे पीछे मत कीजिए। चेकबुक को कोशिश कीजिए कि आप अपनी तिजोरी में या सेफ कस्टडी में ही रखें, क्योंकि जो ब्लैंक चेक्स हैं अगर वो किसी गलत इंसान के हाथ लग गए तो क्या हो सकता है, पैसा निकालने में वो सक्षम हो सकता है। अगर 500 रुपये से ज़्यादा की पेमेंट है तो 1 रुपये की जो रेवेन्यू स्टैंप है वो लगानी पड़ेगी। अच्छा, जो अमाउंट, कई बार क्या होता है कि क्रेडिटर्स को हमारी कोई अमाउंट ड्यू होती है, तो उस टाइम आप क्या कीजिए कि जो हमारे लेनदार हैं उन्हें एक रिटन कॉन्फर्मेशन ऑब्टेन कीजिए कि कितनी अमाउंट आपको हमसे ड्यू है, ताकि आपको पता हो कि आपकी बुक्स में कितनी लिखी है और क्रेडिटर्स की बुक में कितनी लिखी है। फिर एक बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाइए। क्यों? ताकि हम वेरीफाई कर सकें कि पासबुक और कैश बुक के बैलेंसेस जो हैं सेम हैं। और लास्ट में आप क्या कर सकते हैं, सरप्राइज वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि कैश जो इन हैंड है और जो बैलेंस लिखा हुआ है रजिस्टर में उनमें कोई वेरिएशन, कोई बदलाव तो नहीं है, या वो सेम है।